ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लिया है फाइनल अकाउंट से पहले हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो अबाउट 10th चैप्टर तुम्हारी बुक का है। तो जो पिक्चर्स मैंने सेंड करी थी उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी देखनी है हमें। द बिल ऑफ एक्सचेंज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड जो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं उधार। तो क्रेडिट के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच फैसिलिटेट द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। जो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को फैसिलिटेट करते हैं वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आते हैं। इन इंडिया दीज आर नोन एज हुंडीज। एक हिंदी में वर्ड यूज होता है हुंडी, वो हुंडी ही ये बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। जैसे पुराने समय में पैसे जो कैश का ट्रांजैक्शन होता था वो कैश कम ट्रांजैक्शन करते थे, उनकी जगह हुंडी बना के हमारे लैंग्वेज में और कहें तो जैसे डीडी बनती है बैंक में जिसको डिमांड ड्राफ्ट कहा जाता है। तो डिमांड ड्राफ्ट, हुंडी और ये सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आते हैं, which are written in Indian languages. All such instruments are governed by Indian Negotiable Instrument Act. ये हमें याद रखना है कि जिस तरीके से हुंडी बनाई जाती है, जैसे मैं किसी पर्सन से पैसे मांगता हूँ, उसने मुझे एक बिल दे दिया कि मैं आपको इतने टाइम बाद पैसे दे दूंगा, तो कहीं पर ऐसे ट्रांजैक्शन में कोई फ्रॉड ना करे, जिसके लिए 1881 में एक एक्ट बना हुआ है, जिस एक्ट का नाम है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये नाम हमें याद रखना है कि ऐसे जितने भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि क्रेडिट सेल्स को फैसिलिटेट करते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इन सबको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया ताकि कोई भी लोग इस तरीके के बिल का मिसयूज नहीं करेंगे। बिल बना के किसी को कहेंगे हमको इतने लाख रुपए का गुड्स आप सेंड कर दो, हम आपको 3 महीने और 4 महीने बाद पैसा दे देंगे, तो उसमें फ्रॉड ना हो जाए उसके लिए ये 1881 में बनाया गया। अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के बिल ऑफ एक्सचेंज को समझते हैं, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो फर्स्ट इसमें बताइए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। पहला तो ये होता है कि ये लिखित में होना चाहिए, जिसको रिटन कहा जाता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बिल ऑफ एक्सचेंज की होती है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। सेकंड, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर एंड नॉट अ रिक्वेस्ट टू मेक पेमेंट। सेकंड ये होता है कि जैसे ए और बी दो पर्सन है, तो दो पर्सन में जैसे ए जो है इसने सेल्स करी बी को, तो ये तो हो गया सेलर और ये हुआ परचेजर। तो जब इसने इसको मान लो 50,000 रुपए का गुड्स सेल किया और वो गुड्स जो है वो क्रेडिट पे सेल किया है, तो कहता है कि ऐसा बिल ए द्वारा लिखा जाता है। लिखेगा कौन? ए। वो इसे ऑर्डर देगा, ना कि उससे रिक्वेस्ट करेगा। इसको ये ऑर्डर देता है कि आप मुझे 1 महीने बाद 50,000 रुपए पे करोगे, जिसका गुड्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बिल की, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर एंड नॉट अ रिक्वेस्ट टू मेक पेमेंट। यहाँ पर ए बी को रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि आप मुझे पैसा दो, यहाँ पर ऑर्डर किया जाता है कि आपको मुझे ये पैसा देना ही है 1 महीने में। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक बताई है वो है द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, जिसको कहते हैं शर्त रहित।
इस ऑर्डर में भी उसके सामने कोई शर्त नहीं रखी जाती है, उसको पेमेंट करना ही है, कोई ऑप्शन उसके पास नहीं होता है। तो ये थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। फिर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें बताया है द डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी ए फिक्स। जैसे ए ने बी को गुड सेल किया तो वो किया 1 अप्रैल। तो अब ए की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो उसे कितने दिन दे। अगर ये सभी अपने कस्टमर से 15 दिन में पैसे लेता है तो इसको बिल पर लिख के देगा कि आपको 15 अप्रैल को ये जो 50,000 रुपए हैं ये मुझे देने ही है। इस टाइप का ऑर्डर दिया जाता है। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि डेट जो होती है वो डेट भी पहले से ही फिक्स कर ली जाती है। फिर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मस्ट बी साइन्ड बाय द ड्रॉवर एज वेल एज बाय ड्रॉवी। तो ड्रॉवर और ड्रॉवी दो पर्सन हम समझते हैं। ड्रॉ करना मतलब क्या होता है, किसी बिल को लिखना। तो यहां पर ए और बी जो हमने अभी एग्जांपल लिया, ए ने ए सोल्ड गुड्स टू बी, गुड्स टू बी ₹50,000 ऑन क्रेडिट। ए ने बी को उधार पर 50,000 रुपए का माल बेचा। तो यहां पर हमें समझना है कि ए जो है, ये जो पर्सन होता है जो सेल्स कर रहा है वो होगा ड्रॉवर, क्योंकि बिल को ड्रॉ ये कर रहा है, लिखना, ड्रॉ करना मतलब लिखना, तो ये ड्रॉवर कहलाएगा। तो इसने ये ड्रॉ करता है, उसमें ये ऑर्डर देता है किसी को, बी को। ये ऑर्डर दिया जाता है कि आपको 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जो भी इसकी पॉलिसी है, इतने टाइम में मुझे ये पैसा आपको देना है, जिसका गुड्स 50,000 का मैंने आपको अभी सेल कर दिया। तो बी जो है ये इसका जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये एक्सेप्ट करने वाला या तो इसको एक्सेप्टर कहा जाता है या इसे ड्रॉवी कहा जाता है। तो जो पर्सन बिल लिखेगा, जो गुड्स सेल कर रहा है, जो पैसे मांगता है, वो उस बिल को लिखता है, तो उसको ड्रॉ करता है, तो उसको तो कहेंगे ड्रॉवर। और जो उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है, सामने वाला जिसने माल खरीदा था क्रेडिट पर, तो वो कह रहा है कि हाँ मैं आपको पैसे दूंगा, तो वो कहलाएगा एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर, और दूसरा वर्ड उसमें यूज होगा ड्रॉवी। तो ड्रॉवी और एक्सेप्टर एक ही पर्सन होता है जो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं आपको 15 दिन बाद पैसे दूंगा। तो फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें ये बताया कि जो बिल होता है उस पर ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों के सिग्नेचर होने जरूरी होते हैं। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज। आगे इसने यही समझाई है, पार्टीज समझाई है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या कौन कौन पार्टीज होती है। तो फर्स्ट पार्टी जो समझे इसने वो लिखा है ड्रॉवर। द पर्सन हु ड्रॉज और राइट्स द बिल इज नोन एज ड्रॉवर, He is the seller of goods. जिसने गुड सेल किया वो जो पर्सन है जो बिल को लिख रहा है वो ड्रॉवर। फिर सेकंड पार्टी ड्रॉवी, जिसको एक्सेप्टर कहा जाता है। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज नोन एज ड्रॉवी। ये मैंने अभी क्लियर कर दिया, दोनों ड्रॉवर और ड्रॉवी। और थर्ड जो इसने पार्टी बताई है वो अलग एक नाम दिया है जिसको कहते हैं पेई। तो यहाँ पर द पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट ऑफ बिल इज नोन एज पेई। द ड्रॉवर हिमसेल्फ और अ थर्ड पार्टी मे बी द पेई ऑफ बिल। इसको ध्यान से समझना। ठीक है, द पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट ऑफ बिल। तो जैसे ए ने बी को गुड सेल किया था, तो इसने बिल लिखा बी पर कि आप 1 महीने बाद मुझे ये 50,000 रुपए देंगे। तो अब इसने एक्सेप्ट किया, ये एक्सेप्टर और ड्रॉवी हुआ। अब 1 महीने बाद इन 50,000 रुपए को इसके अकाउंट में से अगर एक खुद ही लेता है
तो ये खुद पेई होगा। जिस पर्सन को बिल का अमाउंट मिलेगा, रिसीव होगा, वो पर्सन पेई कहलाता है। तो थर्ड पार्टी इसको इसलिए अलग समझाया है, ऐसे तो कह सकते हैं जो ड्रॉवर होता है वही पेई होता है, तो ये कहना सही नहीं है, क्योंकि ड्रॉवर जो है वो अपने बिल को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे कोई पर्सन है सी, उसने पहले कभी ए को गुड सेल किया था, तो वो ए से पैसा मांगता था, तो ए ने उसको पैसा नहीं दिया और उसको जो बी से बिल मिला था वो बिल उसने सी को दे दिया कि मैं बी से 50,000 रुपये मांगता हूँ, तो मेरे को 1 महीने बाद पैसा देगा, तो ये बिल आप रख लो। तो इस सिचुएशन में जब पैसा मिलेगा वो ए को नहीं मिलेगा, वो बिल का पैसा मिलेगा सी को, तो ड्रॉवर भले ए है लेकिन पे उस सिचुएशन में अलग हो गया, तो वहां पर पैसा सी को मिलेगा। तो जो पर्सन जिसको बिल का अमाउंट रिसीव होता है वो पर्सन पे कहलाता है। फिर जैसे दो वर्ड हमारे पहले आए हुए हैं, डेटर्स और एक क्रेडिटर्स। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड ही बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। जैसे कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को क्रेडिट पर गुड सेल करे, अगर उसे उस पर विश्वास है तो उसको वो अगर लिखित में नहीं देता, वो कहता है मैं 15 दिन बाद पैसे दे दूंगा, तो 15 दिन बाद पैसे दे देगा, तो उस समय वो डेटर्स और क्रेडिटर्स कहलाएंगे। पर जो माल बेचने वाला है उसको उस पर विश्वास नहीं है, वो उसी चीज को अगर रिटर्न में ले ले तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाता है। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स जो है उसी को अगर रिटर्न में लिखा जाए तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाते हैं। तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के, ये सब एडवांटेज यहाँ समझा रखे हैं। हेल्पफुल इन द परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो माल को उधार खरीदने और बेचने में हेल्प करता है, क्योंकि एक सबूत की तरह हो जाता है कि हाँ इस पर्सन से पैसे लेने या इससे पैसे मिलेंगे, उसके बाद फ्रॉड होने के चांसेस कम रहते हैं। सेकंड, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो कानूनन रूप से मान्य होता है। फिर डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग फैसिलिटी कहते हैं कि बैंक से इसको इसकी डेट से पहले भी हम पैसे ले सकते हैं, बैंक वाला थोड़ा सा पैसा काट के और हमको पैसे दे देता है, वो डिस्काउंटिंग करवाना कहलाता है। एंडोर्समेंट पॉसिबल, ये जो प्रोसेस समझी थी कि यहाँ पर भले वो ए का बिल था पर वो चाहे तो उसे सी को ट्रांसफर कर सकता है, तब जब अपना बिल किसी थर्ड पार्टी को दिया जाता है तो इसे एंडोर्समेंट कहा जाता है। तो इस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज के एडवांटेजेस हैं, पार्टीज है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये शुरू के 2 पेजेस पे समझाए, 2 पेज जो है जो सेंड किए थे वो समझाए। आगे की और जो थ्योरी है वो नेक्स्ट वीडियो में बिल ऑफ एक्सचेंज की समझेंगे।